नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथविक्टी पे। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट। आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि कब सिलेबस होगा। मैंने आपसे बोला था 20 मार्च, लेकिन इससे पहले मैं आपको फिजिक्स का जो हमारा कोर्स है इसको कंप्लीट करके दे दूंगा, क्योंकि 4th यूनिट आज चलने वाली है और इसके बाद एक यूनिट और बची है जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आज बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज जो कॉन्सेप्ट रहेंगे पेपरों में डायरेक्टली आपको मिलने वाले हैं इस क्लास से। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रखे हैं तो क्लास पढ़िए और देखिए कि कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाता है। आप लोग फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। वक्र सतहों द्वारा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से न्यूमेरिकल भी बहुत पूछते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कह रहा है कि वक्र दर्पण है क्या, ये कर्व्ड मिरर है क्या। ठीक है, बोल रहा है वक्र दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जो कर्व हमारे क्या है, मिरर हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 ये बोल रहा है कॉनकेव मिरर। क्या बोल रहा है, कॉनकेव मिरर बोल रहा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। भैया बोल रहा है परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। अभी सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देखिए। उसके बाद बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। बोल रहा है कि जो परावर्तक सतह है वो बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, आपको सीधे ले चलता हूं इस डायग्राम की ओर। किसकी ओर, ये डायग्राम की ओर ले चलता हूं। ये रहा इसका डायग्राम। अब भैया डायग्राम क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखेंगे। जो अभी हमने पढ़ रखा था वही एक कर्व सरफेस यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, कर्व सरफेस बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए ये गोल मिरर है। ये क्या है, गोल क्या था, हमारे पास मिरर था। हमने इस गोल मिरर को क्या कर दिया, कट कर दिया। मेरे पास ये गोल मिरर था, ध्यान से देखना, मैंने इसे कट कर दिया। अब कट करा, मैंने बोला ये कौन सा लेंस है, मैंने बोला ये कौन सा मिरर है, दर्पण है। आप लोग अभी नहीं बता पाओगे। कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी ये तो क्या है, कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। कुछ बोलेंगे ये अवतल है ना। क्या बोलेंगे, अवतल है। अवतल को ही क्या बोला जाता है, अवतल को ही बोला जाता है कॉनकेव, कॉनकेव बोला जाता है। तो नहीं, अब ये कोई लेंस नहीं, कोई दर्पण नहीं है, कोई मिरर नहीं है। भैया मैं इसे चेंज भी कर सकता हूं, है ना। वो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें पॉलिश कहां की ओर की गई है। तो वही चीज यहां पर आपको बताया गया है। ध्यान से देखेंगे, यदि जो पॉलिश है ना वो बाहर की ओर किया गया हो, कहां की ओर की गई हो, पॉलिश यदि बाहर की ओर की गई हो तो अंदर की ओर क्या होता है, अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ होता है, जहां से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, लौटकर वापस आती हैं। अगर यहां पर देखिए, यहां पर पॉलिश कहां की ओर की गई है, पॉलिश अंदर की ओर की गई है। कहां की ओर की गई है, अंदर की ओर। ठीक है, यदि परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, यहां पर देखिए जो आपने इससे पहले पढ़ रखा था, अब आपने इससे पहले वही पढ़ रखा था। यहां ध्यान से देखेंगे आप लोग, आपने पढ़ा था परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। जो परावर्तक सतह है वो कहां की ओर मुड़ी होती है, अंदर की ओर। क्या आपको नजर आ रहा है, अंदर की ओर पॉलिश की हुई है, सॉरी बाहर की ओर पॉलिश और अंदर की ओर क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। तो इसमें देखिए जो सेंटर होता है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, वक्रता केंद्र इसे हिंदी में बोलते हैं। भैया सी से ये यहाँ पे क्या है, पोल, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, ये कोई लेंस है एम और एम डैश, और सी से पी तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ऐसी ही चीजें यहां पर भी लिखी हुई हैं। तो 2 प्रकार के हमारे क्या है, लेंस हैं। ठीक है, यदि मिरर हैं, यदि मिरर में हमने पॉलिश बाहर की ओर की है और अंदर का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ की तरह काम कर रहा है तो इसे बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉनकेव बोलते हैं। अगर हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ की ओर हो, बाहर की ओर हो। ठीक है, बाहर की ओर हो और पॉलिश कहाँ, दबे हुए भाग में पॉलिश की गई हो तो इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी। ठीक है, आगे को देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आगे को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात की गई है ना। महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं कि ध्रुव क्या होता है। मैंने आपको बताया था, है
ना। एक चित्र में बता रहा हूँ ये, ठीक है। यही पोल मैंने आपको बताया था, ये क्या बताया था, पोल बताया था, इसे ध्रुव बोलते हैं। दर्पण की सतह का केंद्रीय बिंदु जो है ना, द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, इसे हम ध्रुव बोलेंगे। वक्रता केंद्र अभी मैंने बताया था, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण का एक भाग बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं। लिखा है द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज अपार्ट, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, आर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रधान अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा है ना। आपने देखी होगी जब आप इस प्रकार की इमेज बनाओगे तो बीच में एक सीधी लाइन जाती है, जिस पर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, जिस पर ही पी भी होता है। तो इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। अगला है फोकस। फोकस किसे कहते हैं, वह बिंदु जहां समांतर किरणें मिलती हैं, अवतल दर्पण पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये फैल रही हैं, बोल रहा है जहां पर ये मिलती हैं, ठीक है। तो जहां पर अभी देखो मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद ऐसे हम प्रकाश की परावर्तन किरणें ऐसे आएंगी और यहाँ पर मिल जाएंगी, तो जहाँ पर मिलेंगी इसे ही हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अगला है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। ये तो परिभाषा थी एक क्वेश्चन के बारे में, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये सारी जानकारी अब यहाँ समझिए आके, ठीक है। बिल्कुल जो ये चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको घोल के पी जाना है इस चैप्टर को, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये आर है, ठीक है, ये आर है और ये एफ है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसको कैपिटल एफ बना लेना, ठीक है। ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक हो गया। और ये क्या है, होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। तो ये सब कुछ दिखाया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलते हैं आगे को और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। अगला क्या कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है परावर्तन के नियम। हाँ भैया, क्या होता है परावर्तन। सबसे पहले लिखा है परावर्तन के नियम। परावर्तन कहते किसे हैं, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसे बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं नियम को। मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती है और उत्तल दर्पण के ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोकस से आगे आ रही है। तो देखो ये बोला है, पहले परावर्तन मतलब होता क्या है आप उसे समझिए। परावर्तन मतलब होता है कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, कोई भी लाइट रे आ रही है और किसी सरफेस से, ऐसा सरफेस जो चमकदार हो, जो कैसा हो, चमकदार जैसा शीशा से टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे बोलते हैं परावर्तन। उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। प्रकाश की किरण यूं आई और इस सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद वापस चले गई, लेकिन ये सरफेस कैसा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, इसी वजह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप देखिए अपनी भाषा में इन्होंने क्या लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मुख्य अक्ष के समांतर किरण के बाद अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है, ठीक है। ये बोल रहा है जो हमारा क्या है, अवतल है ना, कॉनकेव मिरर है। जब इसमें कोई भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर जब कोई प्रकाश की पुंज आती है, लाइट रे आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। कहाँ से जाती है, दर्पण के फोकस से गुजरती है। और उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि यह फोकस से आ रही है। उत्तल दर्पण से देखो, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये फिगर रहता है, ठीक है, और प्रकाश की किरण हमेशा यहीं से आएंगी, ये ऐसे जाके और ये ऐसे लौट जाती हैं और ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। आगे अभी जब देखोगे आप लोग तो मैं पूरा फिगर आपको बताऊंगा। दूसरा लिख रखा है जो किरण फोकस से गुजरती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा बोल रहा है जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। आइए आपको मैं समझाता हूँ अगले पेज पर। अगला पेज इसीलिए ब्लैंक छोड़ा गया है कि आपके लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी स्टोर हो सके। सबसे पहला देखो 3 चीज़ होती हैं, है ना। ये रहा पहला, मैं अवतल दर्पण के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए बता रहा हूं, यही चीज कॉन्वेक्स के लिए भी होंगी, है ना। एक ही चीज बताऊंगा, दूसरी चीज खुद सेम टू सेम होंगी यहां पर। सबसे पहले देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने बोला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने बोला यहां पर ध्रुव है, ठीक हो गया। और भैया यहां ध्यान से देखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, समांतर जाती है, इस प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात यहां से लौट जाएगी, क्योंकि यहां चमकदार सतह है, यहां पॉलिश की गई है, तो ये लौटेगी। और जब ये लौटती है ना प्रकाश की किरण, तो ये कहां से लौटती है मेरे भाई, ये लौटती है एफ से। एफ क्या है, फोकस है। तो पहला ही नियम उसने यही कहा कि जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से लौटती है।
ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन बोल सकता है कि बताइए क्या होता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो प्रकाश की किरण कहां से जाती है? आप बोलोगे वो फोकस से जाती है। ये हो गया हमारा पहला जो उसने बातें लिख रखी थी। ठीक है भैया, दूसरी बात क्या है? दूसरा देखेंगे, दूसरा इसका नियम ये कहता है जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये सी है, जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये आ रही है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण आ रही है और कहां से जा रही है? सी से जा रही है और लौटने के पश्चात भी वहीं से वापस लौट जा रही है, एक नियम ये भी होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए क्या होता है जब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से लौटती है? आप बोलोगे उसी माध्यम से, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम पहले नियम का एकदम अपोजिट है। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ रखा था पहले नियम में कि यदि समांतर जाएगी तो फोकस से जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अगला नियम कहता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती है ना, फोकस से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल लौट जाती है। तो ये इसका ही तो उल्टा है। उसने बोला था यदि समांतर आएगी तो भैया फोकस से जाएगी, इसने बोल दिया फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। तो ये तीन नियम आपको क्या होने चाहिए? पता होने चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें सभी लोग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बोला मेरे साथ साथ लेके चलना, नहीं तो भाई सब कुछ गड़बड़ा जाओगे। अब पढ़ो ये डेफिनेशन। क्या वही डेफिनेशन लिखी है कि नहीं लिखी है? देखो ध्यान से देखना। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात अब फोकस से जाती है, बिल्कुल यही लिख रखा है। जो किरण फोकस से गुजरती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, मैंने यही बनाया था। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। हाँ, इंग्लिश वाले भी इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। सब कुछ मैंने समझा दिया है, बाकी हिंदी इंग्लिश यहां पर अब मत कहना। अगले उस पर चलते हैं। अगला क्या है? हाँ, दर्पण फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है दर्पण फॉर्मूला? आइए देखते हैं। दर्पण मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u नहीं होता है, यहाँ पर मेरे भाई प्लस लगा लेना, होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर f क्या है? फोकल लेंथ है ना, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, जहाँ u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ वस्तु की दूरी है, और v क्या है? इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? v होती है। ठीक है, इसके बाद आवर्धन मैग्निफिकेशन है ना, कोई वस्तु कितनी बड़ी है कितनी छोटी है हम इससे बताएंगे। तो फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस का u अपॉन v, m बराबर माइनस का u माइनस का v अपॉन u होता है, इसी को हम लिखते हैं h डैश बट्टे h। ये फॉर्मूला भी आप नोट करेंगे। ठीक है, माइनस का v बट्टे u बराबर h डैश बट्टे h। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। क्वेश्चन कहता है यदि m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यदि m 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा। आवर्धित कहने का मतलब है वस्तु से बड़ा होगा। ठीक हो गया। और यदि m की वैल्यू 1 से छोटी है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई होंगी आपको बातें, इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल भी मैं कराने वाला हूं। अगला क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन कहता है वक्र दर्पणों का उपयोग, जो हमारे क्या हैं, ये कर्व्ड मिरर हैं, इनका यूज कहां होता है? ध्यान से देखना। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? हेडलाइटों में होता है, सेविंग मिरर में होता है। क्यों होता है अभी आगे हम पढ़ेंगे, हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं इसके बाद, और इनका उपयोग क्यों होता है आपको वहां पर पता चल जाएगा। हेडलाइट में होता है इनका उपयोग, सेविंग मिरर में होता है, दूरबीन उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो उत्तल दर्पण है ना, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? वाहनों के रियर व्यू मिरर और सुरक्षा दर्पण में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा रोडों के किनारे, रोड के किनारे क्या होता है ना, एक गोल गोल जहां पर ऐसे बैंड आता है, वहां पर आपने देखा होगा, आप सोचना वहां पर गोल गोल एक मिरर लगा रहता है। जब आप उस मिरर में देखते हैं ना, दूसरी साइड के कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा दिखता है। ऐसा क्यों होता है अभी बताऊंगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो उत्तल दर्पण है ना, इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव है ना, हमेशा ऑलवेज सदैव प्रतिबिंब छोटा बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। अभी हम देखेंगे कि सीधा बनता है या फिर नहीं बनता है, और इसकी कंडीशन भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। मैं
आपको हर रोज ग्रुप में कुछ ना कुछ चीज़ें सेंड करते रहता हूं। आज मैंने आपको क्या किया था, है ना, गोलाकार बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, अभी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले एक आपको छोटी सी बात बता देता हूं। आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि आपका मार्गदर्शन करना इस समय सबसे जरूरी है ना। आप भटक रहे हो तो देखिए, बहुत मैं क्या करता हूँ, मैंने आज टेलीग्राम ग्रुप पर भी और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पेड बैच वाले, उनके ग्रुप पर भी एक मैंने क्या डाला था, एक क्वेश्चन पेपर डाला था। और वो क्वेश्चन पेपर 2023 का था और वो पेपर था वन दरोगा का। और फिर मैंने उनसे ये बोला था कि इस क्वेश्चन को देखिए, और जो मैंने आपको 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूं उस पर 400 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। उन 400 क्वेश्चनों में से देखना कि कितने सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन फंसे हुए हैं इस पेपर के अंदर। तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे से बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर क्या ये 1500 क्वेश्चनों के भरोसे हम आपके बैठे हैं, क्या इनसे हो जाएगा? मैं ये कहता हूं ये 1500 क्वेश्चन नहीं है, ये 1500 कॉन्सेप्ट हैं। इन 1500 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई टॉपिक बचने वाला नहीं है। तो भैया, जब मैं सारे टॉपिक तुम्हें कवर करा दे रहा हूं, जो एग्जामिनर ने सिलेबस दे रखा है वो सारा कवर करा दे रहा हूं, थ्योरी में भी, क्वेश्चनों में भी, तो क्वेश्चन कहां से आएगा? अरे इन्हीं 1500 से उठ के आएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन अलग हो, थोड़ी अभी एडवांस लेवल पे भी हम पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अगर आपने उन 1500 क्वेश्चनों का बैच नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। उसके 1 से 2 वीडियो हमने क्या कर रखा है, अभी पब्लिक भी कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला भैया क्या कहता है, गोलाकार दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बनते कैसे, इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, गोलाकार दर्पण अवतल और उत्तल द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात इसने क्या बोला, इसने बोला कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है, कोई भी जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है भैया, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वस्तु की स्थिति क्या है। ठीक है, इसने बोल दिया कि डिपेंड होता है किस पर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहला ही क्वेश्चन मिलके आ जाएगा कि प्रतिबिंब की स्थिति किस पर निर्भर करती है, तो आप लोग बोलोगे जो वो वस्तु है वो कहां पर स्थित है उस पर यह निर्भर करेगी। मतलब ये हुआ कि वस्तु की स्थिति पर यह निर्भर करने वाली है। ठीक है, आइए हम चित्रों को पढ़ने वाले हैं। शायद आपके लिए यहां पर चित्र रखे हुए होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले है कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके चित्र बता देता हूं। जैसे ही मैं आपको चित्र बताऊंगा उसके बाद ये टेबल आपको पढ़ाऊंगा। इस टेबल से 100% क्वेश्चन फंसेंगे। पिछली बार के पेपर में उठा के देख लेना कि क्वेश्चन यहां से बने हैं या फिर नहीं बने हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक कैसे आपको करना है यहां पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं आपको ले चलूंगा किसके लिए, ये देखिए। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल के लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर अवतल और एक होता है उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। आप ध्यान से देखना, ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, ये भी क्या है, दर्पण है। ठीक है, मिरर है, मिरर है। जो चित्र 6 अवतल दर्पण में बनेंगे वही 6 चित्र लेंस में बनेंगे। किस लेंस में, उत्तल लेंस में, कॉन्वेक्स। जो उत्तल दर्पण में चित्र बनेंगे वही अवतल लेंस में, मतलब कॉनकेव लेंस। ध्यान से समझना जो चीज सिखा रहा हूं अभी। मैंने बोला अवतल दर्पण में बनते हैं 6 चित्र, इसका मतलब उत्तल दर्पण में भी, उत्तल लेंस में भी कितने बनेंगे, 6 चित्र। मैंने कहा उत्तल दर्पण में बनते हैं 2 चित्र, तो मुझे ये बताइए उत्तल लेंस में भी कितने चित्र बनेंगे, 2। सबसे पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए कि जो चीज अवतल दर्पण में चलता है वही चीज सेम टू सेम उत्तल लेंस में, एक दूसरे का अपोजिट। जो चीज उत्तल दर्पण में चलेगी वही सेम टू सेम अवतल लेंस में चलेगी। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात ये रही कि चित्र कैसे बनाएं, याद कैसे करें। बहुत बच्चे दिक्कत में रहते हैं। यहाँ देखो, निंजा टेक्निक देखो मेरी कि कैसे हमें याद करना होता है। ये चित्र रहा, ठीक है। पहले अवतल के लिए, किसके लिए, अवतल या फिर कॉनकेव के लिए, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं चित्र नहीं बनाऊंगा 6 के 6 यहाँ, मैंने तो कॉन्सेप्ट समझाना है। आपने कोई लिखना जो क्या है वहाँ, आपको तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। ये हुआ C, ये होता है F,
ये होता है P, ठीक है। और ये इन्फिनिटी, ये क्या है, इन्फिनिटी। जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखी जाती है वो इन्फिनिटी पर रखी जाती है। नंबर 1 इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी जाती है, देखो इमेज को यहां रखोगे, ऐसे आगे लाओगे एक एक स्टेप, और जो इसका इमेज फॉर्मेशन है वो एक एक स्टेप पीछे की ओर बढ़ेगा। ध्यान से देखना, मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो जो मिरर फॉर्मेशन है वो कहां पर बनता है, वो कहां पर बनता है, वो बनेगा F पर। यहां भी एक नंबर लिख देता हूं, यहां भी एक नंबर, ठीक है। दूसरा, पेन का यूज करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे लाओ, बियॉन्ड ऑफ सी के परे, सी के परे मैं यहां पर रखता हूं, सी के परे। नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ये वस्तु एक स्थान और इधर खिसक जाएगी। इधर खिसकने का मतलब है पेन चेंज कर लो और इसे एक स्थान इधर खिसका लो। क्वेश्चन यहां पर 2 लिख देता हूं। समझ रहे हो ना, ये वस्तु हैं ऊपर की साइड जो भी हैं, नीचे की साइड इमेज फॉर्मेशन बन रहा है। तीसरा वस्तु को एक स्टेप और आगे लाओ। जैसे ही एक स्टेप आगे लाओगे तो यहां पर आ जाएगा, कहां पर, सी पर 3। भैया जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन बनता है उसको एक स्थान और इधर खिसका दो तो वो भी कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। अगला, एक स्टेप और आगे ले जाओ वस्तु को, सी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो जो इमेज फॉर्मेशन बनता है मेरे भाई, एक स्टेप और पीछे ले जाओ तो बियॉन्ड ऑफ क्या हो जाएगा, सी। मैंने कहा एक स्टेप वस्तु को और आगे लाओ तो आप बोलोगे गुरुजी अब तो एफ पर ही रख दो ना, एक एक स्टेप तो आगे बढ़ना है, ये 5वां है। जैसे ही हमने इसको 5वें पर रखा तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन बनी वो कहाँ बनी, इन्फिनिटी पर बन गई, ऑप्शन नंबर 5। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है कि जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से बनता है, वो इमेज फॉर्मेशन यहाँ बनेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर नंबर नहीं लिखा, नंबर ये 6ठा नंबर हो जाएगा और यहां पर भी मैं क्या लिख देता हूं, 6ठा। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आप ये समझे कि आपके 1 से 2 नंबर 101% फिक्स हैं। 101% की बात करता हूं जब करता हूं तो, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे की ओर लाए और जो इमेज फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे कहां की ओर, किसका, पीछे की ओर। तो यहां से इन्फिनिटी से लाना है उस समय और इमेज फॉर्मेशन एफ से बन रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो जो उसका प्रतिबिंब है वो कहां पर बनता है, आप बोलोगे वो फोकस पर बनता है। नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड ऑफ सी के परे रखा जाता है तो बताओ जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पर बनता है, वो सी और एफ के बीच में बनता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इमेज फॉर्मेशन भी वक्रता केंद्र पर बनता है। जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो इमेज फॉर्मेशन कहां बनता है, बियॉन्ड ऑफ सी। जब ऑब्जेक्ट को फोकस लेंथ पर रखा फोकस पर रखा जाता है तो भैया जो इसकी इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ बनती है, अनंत पर। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो भैया कहाँ बनता है, प्रतिबिंब के पास, मतलब दूर। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, अब कब क्या क्या हुआ ध्यान से देखना, आप लोग खुद बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग खुद बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये आकार छोटा है, ये आकार क्या है, छोटा है, ठीक है। ये क्या है, ये आकार भी क्या है, वस्तु से छोटा बनेगा। ये आकार वस्तु के बराबर, ठीक है। दोनों जब एक ही लाइन पर होंगे तो बराबर आकार के, ठीक है। वस्तु से थोड़ा बड़ा है ना, ये बड़ा बनेगा और ये अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, क्योंकि अनंत पर बन रहा है। और ये भी कैसा बनेगा, चित्र बड़ा बनेगा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछेगा जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा या छोटा, आप बोलोगे छोटा होता है। क्वेश्चन पूछ देगा जब वस्तु को कहां पर रखा जाता है, एफ और पी के बीच रखा जाता है तो वस्तु का आकार बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला देखिए, ये वस्तु ऊपर की ओर रखी है, सुलटी रखी है और चित्र नीचे की ओर बनना है, इसका मतलब उल्टा। मैंने कहा ये सुलटा है, अब ध्यान से देखना, मैंने कहा ये सुलटा है ना, पेन की नीब देखना, सभी लोग पेन की नीब देखना, ये रही ना सुलटी है, देखो आपने कहा ये चित्र सुलटा है, मैंने कहा भैया इसकी इमेज ये बन गई। आप बोलोगे गुरुजी ये तो उल्टी इमेज बन गई। कैसी इमेज बन गई, उल्टी। तो देखो वस्तु ऊपर की ओर रखी है और जो यहां पर ध्यान से देखना, जो ये ऊपर की ओर था ना इनका मुंह, इन सब का मुंह कहां की ओर हो गया है, नीचे की ओर। हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवतल है, जो कॉनकेव मिरर है, इसमें जो सारे चित्र होते हैं वो इन्वर्टेड बनते हैं। मतलब कैसे बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं।
सॉरी छोटे नहीं, क्या बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं। लेकिन एक ही चित्र आपको नजर आ रहा होगा, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है मेरे दोस्त। इतना ही है, इसको दिमाग के अंदर छाप लेना, रट्टा नहीं मारना है। अगर रट्टा मारोगे तो एग्जाम हॉल के अंदर भूल जाओगे। चीज़ों को मैंने पूरा समझा दिया है, ऐसे आना है, ऐसे जाना है, बड़ा है, छोटा है, सब कुछ आपको बता दिया है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ उस टेबल की तरफ, जो टेबल आपके लिए मैंने तैयार की हुई थी। ये टेबल की बात पढ़िए। अगर टेबल में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मुझे बताइए, और अब आपको 101% चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जब मैं चीज़ों को समझाता हूँ तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता है जिसे समझ में ना आए। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, सबसे पहले इन्फिनिटी पर रखा था इन्फिनिटी पे। यहाँ पर फिर चित्र बना दूंगा, ठीक है। वीडियो बड़ी बनेगी, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले अनंत पर, सी के यहाँ पर सी रख देता हूँ, सी के पास, इसके बाद सी पर, सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर इसके बीच में 1 2 3 4 5। सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। सबसे पहले देखो इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे थी तो भैया कहाँ पर बना था, एफ पर बना था, एट द फोकस ऐप पर, ठीक हो गया। हाई डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बन रहा है, मतलब पॉइंट साइज बनेगा। मैंने बोला ये छोटा ही बनता है, ठीक है भैया। रियल में बन रहा है, हाँ रियल में तो बन रहा है, लेकिन इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। रियल मतलब वास्तविक होता है। अभी हिंदी वाले बोलेंगे, हिंदी में भी पढ़ा दो। अरे रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा चित्र बनना है, ये मैंने बता दिया। बियॉन्ड ऑफ सी, सी के परे जब वस्तु को रखा जाता है तो सी और एफ के बीच में बनता है, बिटवीन सी एंड एफ। भैया डिमिनिश्ड बनता है, छोटा बनता है, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो इमेज भी सी पर ही बनता है, सेम साइज, आकार समान रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये मैंने आपको बता दिया है। बोला है बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो बियॉन्ड सी, सी के परे बनता है, इन लार्ज, बड़ा बनता है, ठीक है। चित्र रियल और इन्वर्टेड आपको चित्र में दिखाया हुआ था। एट एफ, एफ पर रखा जाता है, एट इन्फिनिटी पर चित्र बनता है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा चित्र बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। अगला है बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में रखा जाता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। यहां देखिए मिरर के पीछे ही बन रखा है, इनलार्ज, बड़ा बनता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल मतलब वास्तविक हो गया, सॉरी वर्चुअल मतलब आभासी हो गया, और इरेक्ट मतलब सीधा, तो सीधा बनता है और आभासी बनता है। इधर आभास होता है, ये तो मिरर है ना, हमें आभास हो रहा है कि ऐसा बन रहा है। तो ये 6 चित्र आपके जहन में होने चाहिए बिल्कुल, कि अगर एग्जामिनर देगा तो इसको तो गलत मैं कभी नहीं करूँगा। और एग्जामिनर की बात नहीं, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे ये कॉन्सेप्ट जो बताया है, ठीक है। आगे को देखते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग हेडलाइन में किया जाता है, अब सेविंग मिरर में और दूरबीन में किया जाता है, क्योंकि ये वास्तविक होते हैं और आभासी, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। भैया जो अवतल दर्पण है ये इमेजनरी और रियल दोनों प्रकार के क्या बना सकता है, इमेज फॉर्मेशन कर सकता है। अब हेडलाइट है ना, हेडलाइटों में देखो ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, है सॉरी जो हेडलाइट होती हैं उनमें अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सेविंग मिरर में देखते हो आप लोग, देखते होगे तुम्हारा जो प्रतिबिंब है ना, आपको ऐसा लगता होगा जिस समय जो बाल होता है, जब जाड़ी हाड़ी बनाता है, बाल काटता है, तो आपको मतलब खुद ऐसे लगता है भाई ये कौन है ना, बहुत स्मार्ट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिरर ही कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें इंसान अपने आप को थोड़ा सा क्या दिखता है, बड़ा नजर आता है। दूरबीन के उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑल क्लियर होगा। हाँ आगे को है, आगे को क्या है, ये रहा, ठीक है। अगला है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते थे, मैंने कहा 2 ही बनते थे, ठीक है। यहाँ पर चित्र बना भी दिए हैं डायरेक्टली, ये देखो। एक तो जब अनंत पर वस्तु होगी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, भैया अनंत और पोल के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर, भैया कहाँ बनेगी, है ना, मिरर के पीछे बनेगी। और कैसे, फोकस पर बनती है, कहाँ पर बनती है, सॉरी कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। और लिख रखा है वर्चुअल स्मॉलर एंड इरेक्ट। भैया सबसे
पहले तो ये वस्तु से छोटा नज़र आ रहा है, दूसरा ये आभासी नज़र आ रहा है, और तीसरा ये सीधा है। वस्तु भी ऊपर की ओर रखी है और इमेज भी ऊपर की ओर बन रही है। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। और जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? एट इन्फिनिटी, है ना। कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। कैसा? वर्चुअल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, इरेक्ट सीधा बन रहा है, पॉइंट साइड बहुत छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये दो ही यहाँ पर चित्र हैं। अगला, इनका उपयोग भैया उत्तल दर्पण हमेशा आभासी बनाते हैं, हमेशा इससे आभास होता है। ठीक है, क्या होता है? आभासी। सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ से देखना, ध्यान देना मेरी बात को। अब वो जो मिरर लगे थे ना, सड़कों के किनारे मिरर लगे थे, अब इनको ही क्यों लगाया जाता है वहाँ पर? ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें सीधा प्रतिबिंब दिखा रहा है ना भैया। जैसे गाड़ी आ रहा है वैसे ही दिखा रहा है। पता चला अगर वहाँ हमने उत्तल लगा दिया होता, जब गाड़ी दूर से आती ना, ऐसा लगता गाड़ी उल्टी होके आ रही है, और है ना ऐसे पलट की, क्योंकि उसमें साइज उल्टा बनता है ना। मिरर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? इन्वर्ट बनती है, मेरा उल्टी बनती है। हमें लगता है यार गाड़ी पलट गई है ना। हम जाते हैं कि अरे गाड़ी पलटी नहीं होती, लेकिन वो क्या होती है? सीधी रहती है। तो भैया इससे बचने के लिए हमारे क्या लगाया यहाँ पर? हमारे जो लेंस, जो मिरर लगाए वो कैसे? उत्तल, कि इससे हमें सीधी चीज दिखी, छोटा प्रतिबिंब दिखेगा। अब मानो इतना छोटा शीशा है, ठीक है, और इतनी बड़ा उसमें ट्रक भी दिख जाता है भाई, इतना बड़ा ट्रक दिख जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खासियत यही है कि हमेशा कैसा बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा आभासी बनाता है। इनका उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर, आपने देखा होगा ना, ये उसी मिरर की बात कर रहा है जो सड़कों के किनारे लगा होता है, और सुरक्षा दर्पण के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनाते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से चीज़ें नोट कर लेना। अगला ये रहा, अगला क्या कहता है? वक्रता केंद्र क्या है? अब भैया वक्रता केंद्र ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र उस काल्पनिक गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग होता है। अगला बोला गुणधर्म क्या होता है? इसे सी से डिनोट करते हैं। अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, ठीक हो गया। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। देखो, एक ये हो गया हमारा उत्तल, सॉरी ये अवतल, ये उत्तल। उत्तल के लिए पीछे है ना, इधर की साइड होता है। कहाँ की साइड होता है? केंद्र, यहाँ की साइड। इसके लिए कहाँ की साइड? इधर की साइड। तो इसके लिए तो सीधा हो गया, लेकिन इसके साथ उल्टा हो गया। ठीक है, कोई भी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वह रास्ते पर वापस परावर्तित होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या से संबंध। ठीक है भैया, वक्रता त्रिज्या आर होता है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, यहाँ ध्यान से देखना, और बता दूंगा, बार बार बताऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताते रहूँगा। ये है, ठीक है, ये है पी एफ सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ध्यान से बताना, आर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने बताया था एफ। भैया जो एफ है ना, वो सी और पी के बीचों बीच में स्थित होता है। जो फोकस है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो एफ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि दोनों के बीचों बीच में है। एफ और एफ टोटल कितना हो गया? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2f लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ भाई। यहाँ से यहाँ तक 2f, एफ और एफ 2f, और यहाँ से यहाँ तक क्या? आर भी है। तो फॉर्मूला बन गया आर बराबर 2f। यही रिलेशन है, आर बराबर 2f। ठीक है, एफ क्या है? यहाँ पर फोकल लेंथ है, और आपको ये चीज़ें पता है। सी क्या है? वक्रता केंद्र है, पी और ध्रुव है। ठीक हो गया, चलते हैं अगले इस पे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने से पहले कुछ आपको न्यूमेरिकल के लिए चीज़ें बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए। कुछ चिन्ह परिपाटिता आपको बताता हूं मैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटिता आपको यहां पर बता देता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले चिन्ह परिपाटिता, भैया ध्यान रखना, जो भी हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगी? लेफ्ट से आएगी। कहाँ से आएगी ऑब्जेक्ट? लेफ्ट से। और लेफ्ट साइड चीज़ें हमेशा किस में चलती हैं? माइनस में। और इस मिरर के पीछे की साइड जो भी चीज़ें चलेंगी हमेशा किस में चलेंगी? पॉजिटिव चलेंगी। इस मिरर के ऊपर की ओर हमेशा जो भी चित्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो प्रतिबिंब है, जो इमेज फॉर्मेशन है, जो नीचे की ओर चित्र बनेंगे उनकी हाइट हमेशा माइनस में होगी। बस ये चिन्ह परिपाटिता याद रखना पड़ेंगे। इस मिरर के इस ओर चित्र हमेशा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। इस मिरर के इस ओर हमेशा चित्र पॉजिटिव। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर हमेशा पॉजिटिव, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर हमेशा नेगेटिव।
ठीक है, तो ये था। और आगे को अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास ये है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसके बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, सारे नियम पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम, स्नेल के नियम, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन के उपयोग क्या होते हैं, गोलाकार लेंस था प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद जैसे हमने जो लेंस दर्पण पढ़े थे उसके बाद लेंस हम पढ़ेंगे, ये लेंस रहा। आवर्धन सेम टू सेम चीज़ें चलेंगी, यहाँ भी 6 चित्र बनेंगे, 2 चित्र इसके भी बनेंगे। इसके बाद लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, है ना, पूरा हम डायोप्टर सब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। लेंसों का समायोजन किस प्रकार होता है, लेंस के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो ये सारे जो हम पढ़ने वाले हैं वो अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैंने फिर आपसे बोला है कि 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर से जो वीडियो आपको मिल रही है उनकी लेंथ थोड़ी बढ़ गई है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री की भी देखी होगी, केमिस्ट्री की वीडियो आपको 42 मिनट की मिल गई होगी, 42 मिनट की। यहाँ पर जो वीडियो खींच गई है शायद आधे घंटे से प्लस हो चुकी है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि आपका जो कोर्स है ना उसको बहुत जल्द कराने के प्रयास में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस बैच के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, अगर नहीं जुड़े हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि 119 रुपये में मात्र आपको 1500 क्वेश्चनों का कलेक्शन मिल रहा है, और ऐसे क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम एग्जाम हॉल के अंदर फंसने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आपको हमारे साथ लगता है पढ़ने में, अपना एक एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।